Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. This is Vishwani Bansal. We are doing the revision on orders of CPC. कल के लेक्चर में हमने written statement we have completed set of counterclaim appearance of parties and consequence of non-appearance of parties. Order 9 we have discussed. Then we have started with the order 11, that is discovery and inspection. So we are going to complete this. Along with this, I'm going to discuss admissions and affidavits, that is order 12 and order 19. These we are going to discuss in today's lecture. So कल के लेक्चर में हमने इसे स्टार्ट कर लिया था. सो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 11. तो एक बार जब प्लेंट प्रेजेंट कर देता है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट जब अपने रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट कर देता है कोर्ट में, तो ये हो सकता है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को लगे कि नेचर जो है ओपोनेंट के केस की वो सफिशिएंटली डिस्क्लोज नहीं की गई है प्लीडिंग में, that the nature of the opponent's case is not sufficiently disclosed in the pleadings. So he is entitled to know beforehand all the material facts जो कि केस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑपोजिट पार्टी के, एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो भी ऑपोजिट पार्टी की पोजेशन या पावर में है जो रेलेवेंट है टू द इशू इन सूट. तो एवरी सूट कंटेम्पलेट्स टू सेट ऑफ फैक्ट्स. हर सूट में जो है दो सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं. कौन से? वन इज फैक्टा प्रोबेंडा, अनदर वन इज फैक्टा प्रोबेंशिया. तो कोई भी सूट है उसमें दो तरह के फैक्ट्स होते हैं, एक फैक्टा प्रोबेंडा, एक फैक्टा प्रोबेंशिया. फैक्टा प्रोबेंडा का मतलब होता है फैक्ट, फैक्टा प्रोबेंशिया का मतलब होता है एविडेंस. तो द फर्स्ट सेट ऑफ फैक्ट दैट इज डिस्क्लोजेस द नेचर ऑफ द पार्टीज केस. ये पार्टी की केस को डिस्क्लोज करता है, नेचर क्या है. सेकेंड जो है ये सेट ऑफ फैक्ट्स बताते हैं एविडेंस. So the party is entitled to know the facta probenda of the case. That is the facts of the case. पार्टी का राइट है जानने का कि केस के फैक्ट्स क्या हैं, सो दैट कि वो अपने केस को प्रिपेयर कर सके. तो इसके लिए सीपीसी में कुछ प्रोविजंस दी हुई हैं जिसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट है दैट इज द ऑर्डर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, सेकंड है एडमिशन, थर्ड वन इज दैट इज एफिडेविट्स, एंड ऑर्डर 13 ऑल्सो दैट इज प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स टू कंपेल द ऑपोजिट पार्टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कवरी? इसका मतलब है कंपेल करना ऑपोजिट पार्टी को डिस्क्लोज करने के लिए जो भी उसके पोजेशन या पावर में है. तो वेयर इंफॉर्मेशन एज टू द फैक्ट्स इज रिक्वायर्ड, जहां पे इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के रिगार्डिंग चाहिए, देन अ पार्टी इज अलाउड टू पुट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू द ऑपोजिट पार्टी. तो पार्टी को अलाउ किया जाता है कि वो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ऑपोजिट पार्टी को पूछ सकती है. ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है? दीज क्वेश्चंस आर नोन एज इंटेरोगेटरी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेरोगेटरी? दिस मीन्स क्वेश्चन और इंक्वायरी. इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन और इंक्वायरी. So when the party puts a series of questions to the opposite party, जब पार्टी को इंटेरोगेटरी सबमिट करवाती है, then the court judge will go through the proposed questions and कोर्ट को जितना प्रॉपर लगता है, if he considers that proper, he will compel the other side to answer them on oath. इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? This is known as discovery of. ऑन द अदर हैंड अगर इंफॉर्मेशन एज टू डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग चाहिए, देन द पार्टी अप्लाई कर सकती है कि ऑपोजिट पार्टी को कंपेल किया जाए कि वो जो है डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे जो भी उसके पोजेशन या पावर में है, एंड कुछ सर्कमस्टांसेस में परमिट करे उसको इंस्पेक्ट करने के लिए एंड उसकी कॉपीज लेने के लिए. दिस इज नॉन एज द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. So if information as to the documents is required, the party may apply for an order. पार्टी जो है अप्लाई कर सकती है ऑर्डर के लिए, कंपेलिंग द अदर पार्टी टू मेक अ लिस्ट ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन और पावर, एंड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस फॉर परमिशन टू इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपीज ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स. So there are certain rules regarding the discovery by interrogatory. इंटेरोगेटरी का मतलब क्या है? क्वेश्चन और इंक्वायरी.
तो इंटेरोगेटरीज जो है इन एनी सूट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेंटिफ ही सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो है डिफेंडेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफेंडेंट कैन आल्सो डू दैट फॉर द प्लेंटिफ. तो इन एनी सूट द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट कोर्ट की परमिशन के साथ बाय द लीव ऑफ द कोर्ट में डिलीवर इंटेरोगेटरीज, एंड इंटेरोगेटरीज हमेशा किस में होंगी, राइटिंग में होंगी. किस चीज के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ऑपोजिट पार्टीज और एनी वन और मोर ऑफ सच पार्टीज, एंड सच इंटेरोगेटरीज व्हेन डिलीवर्ड shall have a note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of person is required to answer. Moreover, एक पार्टी एक सेट ऑफ इंटेरोगेटरी से ज्यादा नहीं सबमिट करवा सकते, नहीं डिलीवर कर सकती. दिस सेज provided that no party shall deliver more than one set of interrogatories to the same party without an order for that purpose. तो इंटेरोगेटरीज जो है वो राइटिंग में होंगी. इंटेरोगेटरीज may be administered in writing only with the leave of the court. जो पर्टिकुलर्स हैं इंटेरोगेटरी के, द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटेरोगेटरीज proposed to be delivered should be submitted to the court. इंटेरोगेटरीज किसको सबमिट करवाई जाएंगी, कोर्ट को. From the application for leave to deliver interrogatories, the particular interrogatory proposed to be delivered shall be submitted to the court. And court जो है उसको decide करेगा within 7 days from the day of filing of the said application. Interrogatories will be submitted to the court. Interrogatories may be administered either to the plaintiff, either by the plaintiff to the defendant or by the defendant to the plaintiff. We have seen कि दोनों में से कोई भी करवा सकता है, plaintiff defendant को, defendant plaintiff को. And no party can deliver more than one set of interrogatories as we have already studied under Rule 1. तो जहाँ पे पार्टी अगर माइनर है या लुनेटिक है तो इंटेरोगेटरीज जो हैं नेक्स्ट फ्रेंड को या गार्जियन एड लिटम को सबमिट करवाई जा सकती हैं. दिस इज गिवन इन योर Rule 23. So where a party to the suit is minor or a lunatic, interrogatories may be administered to his next friend or guardian ad litem. And where a party to a suit is a corporation or a body of persons, अगर पार्टी किसी सूट में कॉर्पोरेशन है या बॉडी ऑफ पर्संस है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एम्पावर्ड बाय लॉ टू सू और बी सूड, चाहे वो अपने नेम पे या फिर इन द नेम ऑफ एनी ऑफिसर और अदर पर्सन, एनी ऑपोजिट पार्टी में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर अलाउइंग हिम टू डिलीवर इंटेरोगेटरीज टू एनी मेंबर और ऑफिसर ऑफ सच कॉर्पोरेशन और बॉडी, एंड एन ऑर्डर मे बी मेड अकॉर्डिंगली. तो जहाँ पे पार्टी सूट में कॉर्पोरेशन है या बॉडी ऑफ पर्संस हैं जिनको एम्पावर किया गया है कि वो सू कर सकते हैं, सू किया जा सकता है, तो इंटेरोगेटरीज एडमिनिस्टर की जा सकती हैं टू द ऑफिसर और मेंबर ऑफ सच कॉर्पोरेशन और बॉडी अंडर रूल 5. फर्दर दिस सेज दैट इंटेरोगेटरीज का आंसर कैसे किया जाएगा. तो हाउ एन आंसर विल बी गिवन इन द इंटेरोगेटरीज. आंसर्स हमेशा इंटेरोगेटरीज में कैसे किए जाएंगे, बाय एफिडेविट. तो इंटेरोगेटरीज शैल बी आंसर्ड बाय एफिडेविट टू बी फाइल्ड विद इन 10 days और विद इन सच अदर टाइम एज द कोर्ट में अलाउ. तो अगर सपोज प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को इंटेरोगेटरीज सबमिट करवाई हैं तो डिफेंडेंट जो है इंटेरोगेटरी का आंसर एफिडेविट से देगा. दैट इज टू बी फाइल्ड विद इन 10 days. 10 दिन के अंदर जो है फाइल करना होगा या फिर उस टाइम में जो कि कोर्ट अलाउ करती है. So an affidavit in answer to interrogatories shall be in the form number 3 in appendix C with such variations and circumstances may require. तो इंटेरोगेटरीज अगर आंसर की है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है, एनी ऑब्जेक्शन टू आंसरिंग एनी इंटेरोगेटरी इस ग्राउंड के ऊपर कि ये स्कैंडुलस है, इररेलेवेंट है या बोनाफाइडली एग्जिट नहीं किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ द सूट, दैट जो मैटर्स हैं inquired into are not sufficiently material at that stage may be taken in affidavit in answer. तो अगर पार्टी को like we have seen an example कि plaintiff ने अगर defendant को interrogatory submit करवाई and defendant जो है affidavit में कोई भी objection raise कर सकता है to answering any interrogatory इस ground के ऊपर कि scandalous है, irrelevant है, bona fide नहीं है, इस
स्टेज पे ये सफिशिएंटली मटेरियल नहीं है, मे बी टेकन इन आंसर। तो फर्दर दिस इज वेयर एनी पर्सन इंटेरोगेटेड, जहां पे जिस पर्सन को इंटेरोगेट किया गया है अगर वो ओमिट कर देता है, ही ओमिट्स टू आंसर और आंसर्स इनसफिशिएंटली। लाइक अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को इंटेरोगेटरी सबमिट करवाई, इसने आंसर नहीं दिया क्वेश्चन का या इसने ओमिशन कर दिया, तो पार्टी इंटेरोगेटिंग, जो पार्टी इंटेरोगेट कर रही है, दैट मीन्स प्लेंटिफ, वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को फॉर एन ऑर्डर रिक्वायरिंग हिम टू आंसर, एंड एन ऑर्डर में बी मेड रिक्वायरिंग हिम टू आंसर और आंसर फर्दर, कि उसको आंसर करे या तो एफिडेविट से या फिर विवा वॉइस एग्जामिनेशन भी हो सकता है एज द कोर्ट में डायरेक्ट। तो वेयर एनी पर्सन जिसका इंटेरोगेट किया गया अगर वो ओमिट करता है आंसर करने के लिए, इनसफिशिएंटली आंसर करता है, तो कोई भी पार्टी जो इंटेरोगेट कर रही है वो ऑब्टेन कर सकती है ऑर्डर कोर्ट से रिक्वायरिंग हिम टू आंसर और टू आंसर फर्दर ईदर बाय एफिडेविट और विवा वॉइस एग्जामिनेशन। जो कॉस्ट है इंटेरोगेटरीज की वो कौन बियर करेगा? वो विल बियर द कॉस्ट ऑफ द इंटेरोगेटरीज दैट इज डेल्ट अंडर रूल 3। तो जनरली जो कॉस्ट होती है इंटेरोगेटरीज की शेल बी बोर्न बाय द पार्टी हु इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द इंटेरोगेटरीज। जो इंटेरोगेटरीज को सबमिट करवा रही है वही पार्टी जो है इंटेरोगेटरीज की कॉस्ट को बियर करेगी। बट द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट द पार्टी एट फॉल्ट, कि जो पार्टी फॉल्ट में है वो पे कर सकती है कॉस्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सूट। This says, in adjusting the cost of the suit, inquiry shall at the instance of any party be made in the priority of exhibiting such interrogatories, and if in the opinion of the taxing officer or of the court, either with or without an application for inquiry, that such interrogatories has been exhibited unreasonably, vexatiously, or at improper length, then the cost occasioned by the interrogatories and the answers thereto shall be paid in any even by the party. So what interrogatories may be allowed? कौन से इंटेरोगेटरीज को अलाउ करेगी? तो एज ए जनरल रूल इंटेरोगेटरीज कैन बी अलाउड whenever the answer to them will serve either to prove the case of the party, जब उनका आंसर जो है वो सर्व करेगा, केस को प्रूव करने में हेल्प करेगा, और टू डिस्ट्रॉय द केस ऑफ हिज ओपोनेंट। जो ये राइट है ये वैल्यूएबल है एंड द पार्टी शुड नॉट लाइटली बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट। So this is regarding the discovery of facts that we have seen. Now one is discovery of documents, like I have told you कि अगर document के लिए opposite party चाहती है, that is dealt under rules 12 to 14. तो डिस्कवरी दो तरह की है, डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। So generally a party is entitled to inspect all the documents. If a party wants inspection of the document जो कि दूसरी पार्टी की पोजेशन में है, he cannot inspect them unless the other party produces them. वो इंस्पेक्ट कैसे करेगा जब तक दूसरी पार्टी प्रोड्यूस नहीं करेगी? तो जो पार्टी इंस्पेक्ट करना चाहती है shall there call upon the other party to produce that document, कि वो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करे। तो अगर पार्टी चाहती है कि दूसरी पार्टी उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करे एंड कोर्ट ने डायरेक्शंस दी उसको प्रोड्यूस करने के लिए एंड उसने प्रोड्यूस नहीं किया, then he will be subject to the penalties that is given under Rule 24. Let's have a reading to Rule 12 once. This says, any party may, without filing any affidavit, कोई भी पार्टी बिना एफिडेविट फाइल किए apply to the court for an order directing any other party to any suit to make discovery on oath of the documents. Any party may विदाउट फाइलिंग एनी एफिडेविट, बिना एफिडेविट फाइल के अप्लाई कर सकती है कोर्ट को फॉर एन ऑर्डर कि वो दूसरी पार्टी को डायरेक्ट करे टू एनी सूट टू मेक डिस्कवरी ऑन ओथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो भी उसके पोजेशन में है, पावर में है, रिलेटिंग टू एनी मैटर इन क्वेश्चन देयर।
एप्लीकेशन को सुनने के बाद कोर्ट या तो रिफ्यूज कर सकती है या एडजर्न कर सकती है उसको, अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसी डिस्कवरी जरूरी नहीं है, या फिर कोर्ट उसको आगे एडजर्न कर देगी कि इस स्टेज पे ऐसी डिस्कवरी जरूरी नहीं है। और मेक सच ऑर्डर ईदर जनरली और लिमिटेड टू सर्टेन क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि लिमिटेड है कि इतने ये डॉक्यूमेंट्स जो है दूसरी पार्टी पेश करे इंस्पेक्शन के लिए। As may in its discretion be thought fit, provided that the discovery shall not be ordered when and so far the court shall be of the opinion that it is not necessary either for disposing fairly of the suit or for saving costs. कोर्ट जो है डिस्कवरी नहीं ऑर्डर करेगी अगर कोर्ट इस ओपिनियन में है कि ये जरूरी नहीं है फेयर डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए और फॉर सेविंग कॉस्ट। तो कोई भी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ है, एनी पार्टी वर्ड इज यूज्ड हियर, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, बिना एफिडेविट फाइल किए वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि ऑपोजिट पार्टी को डायरेक्शन दी जाए कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे जो भी उसके पोजेशन या पावर में है, एंड द कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर वॉट एवर द कोर्ट थिंक्स फिट। Affidavit of documents. The affidavit to be made by a party against whom such order as is mentioned in the last mentioned route shall specify which of the documents therein mentioned he objects to produce, and it shall be in the form with such variations and circumstances they require. तो पार्टी जो है ऑब्जेक्शंस ले सकती है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो पार्टी प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो any party to whom an order for discovery of documents has been made, as a general rule अगर हम ले, then he is bound to produce all the documents जो भी उसके possession या power में है। But if such party considers that, अगर पार्टी ये consider करती है कि he is entitled to certain legal protection in respect of a particular document जिसको order किया गया है produce करने के लिए, then he is at liberty to take such objection. देन वो लिबर्टी पे है उस ऑब्जेक्शन को लेने के लिए। तो वेयर सच प्रिविलेज इज क्लेम्ड, अगर कोई प्रिविलेज क्लेम किया गया है, लेट्स सी रूल 19 विद दिस, अगर एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर एंड इंस्पेक्शन प्रिविलेज क्लेम किया गया है किसी डॉक्यूमेंट के लिए, then it shall be lawful for the court to inspect the document for the purpose of deciding as to the validity of the claim of the privilege. अगर पार्टी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया इंस्पेक्शन के लिए, एंड पार्टी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहती है कि जो डॉक्यूमेंट क्लेम किया गया है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जो है नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, तो पार्टी जो है दिस इज अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, तो एप्लीकेशन पे ऑर्डर पे इंस्पेक्शन पे प्रिविलेज अगर क्लेम किया गया है तो कोर्ट जो है इंस्पेक्ट करेगी कि क्या ये डॉक्यूमेंट जिसकी वैलिडिटी को क्लेम किया गया है वेदर दिस इज अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, अनलेस कि अगर डॉक्यूमेंट मैटर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है देन द कोर्ट विल नॉट डू दिस। द मैटर इज रिलेटेड टू द if the document is related to the matters of the state then the court will not do this. तो रूल्स जो 15 to 18 है, रूल्स 15 to 18 डील विद द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से डील करते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दो क्लासेस में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो प्लीडिंग्स में रेफर किए गए हैं या एफिडेविट ऑफ पार्टीज दैट आर, जो कि प्लीडिंग्स में मेंशन किए गए हैं, ठीक है, या फिर एफिडेविट्स में। सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्स जो पार्टी की पोजेशन या पावर में है पर जिनको प्लीडिंग्स में नहीं प्रेफर किया गया है। So every party to a suit shall be entitled to give notice to any other party in whose pleadings or affidavits reference is made to any document. तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनको प्लीडिंग्स में रेफर किया गया है या एफिडेविट्स में, डॉक्यूमेंट्स जो पार्टी की पोजीशन में है बट जिनको प्लीडिंग्स में नहीं रेफर किया गया है। तो अगर हम फर्स्ट क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें जिनको प्लीडिंग्स में रेफर किया गया है, देन अ पार्टी इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्शन and without intervention of the court, every party may give notice in the prescribed form to produce all the documents for the inspection. अगर हम सेकेंड क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें कि जो पार्टी की पोजीशन में है जिनको नहीं प्रोड्यूस किया गया, जो पार्टी इंस्पेक्ट करना चाहती है वो प्रोसीड कर सकती है ऑन एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट along with the affidavit
सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट को कि डॉक्यूमेंट जो है ये रेलेवेंट है केस के लिए, कि दैट द डॉक्यूमेंट इज रेलेवेंट फॉर द केस दिस इज गिवन इन ईडी. So let's just have a reading to this. This says any application to inspect documents except such as refer to the pleadings, particulars or affidavit of the party against whom application is made or disclosed in his evidence affidavit of documents shall be founded on an affidavit showing of what document inspection is sought. तो दो टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हैं. एक तो डॉक्यूमेंट्स जो प्लीडिंग्स में रेफर किया गया एफिडेविट में. सेकेंड क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर दोज जिनको प्लीडिंग्स में नहीं रेफर किया गया है, जो पार्टी की पोजेशन में है बट उसने प्रोड्यूस नहीं किए हैं. तो रिगार्डिंग दिस क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो पार्टी डिजायर कर रही है इंस्पेक्शन के लिए, वो दैट कैन ओनली प्रोसीड बाय एन एप्लीकेशन वो फाइल करेगी अलोंग विद द एफिडेविट कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन के लिए चाहिए, कोर्ट को ये सेटिस्फाई करते हुए दैट द डॉक्यूमेंट इज रेलेवेंट टू द केस. So an application to inspect documents except such as are referred to in the pleadings, particulars or affidavit of the party against whom an application is made or disclosed in his affidavit of documents shall be founded on an affidavit showing of what documents inspection is sought. That the party applying is entitled to inspect them and they are in the possession or power of the other party. एंड वो पोजेशन में है, पावर में है दूसरी पार्टी की. द कोर्ट शेल नॉट मेक सच ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स व्हेन एंड सो फार एज द कोर्ट शेल बी ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नॉट नेसेसरी ईदर फॉर डिस्पोजिंग फेयरली ऑफ द सूट और फॉर सेविंग कॉस्ट. कोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी इंस्पेक्शन के लिए अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जरूरी नहीं है फेयर डिस्पोजल के लिए या कॉस्ट के लिए सेव करने के लिए. एक होता है प्री मेच्योर डिस्कवरी दैट इज गिवन अंडर रूल 20. द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू पोस्टपोन अ प्री मेच्योर डिस्कवरी और इंस्पेक्शन. एक डिस्कवरी प्री मेच्योर कब होगी? अगर जो राइट ऑफ डिस्कवरी है अगर वो डिपेंड कर रहा है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इश्यू और क्वेश्चन इन डिस्प्यूट. अगर जो राइट ऑफ डिस्कवरी है अगर वो डिपेंड कर रहा है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इशू और क्वेश्चन इन डिस्प्यूट इन द सूट एंड किसी रीजन के लिए ये डिजायरेबल है कि पहले ये जो इशू है या क्वेश्चन इन डिस्प्यूट है ये पहले डिसाइड हो बिफोर डिसाइडिंग अपॉन द राइट टू डिस्कवरी और इंस्पेक्शन. तो और फॉर एनी अदर रीजन अगर ये डिजायरेबल है that any issue or question in dispute in the suit should be determined before deciding upon the right to discovery, then that means a discovery is premature. ऐसे केसेस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि ऐसा इशू या क्वेश्चन जो है वो पहले डिटरमाइन किया जाए एंड रिजर्व किया जाए क्वेश्चन एज टू द डिस्कवरी और इंस्पेक्शन. So where a party from whom discovery of any kind or inspection is sought objects to the same or any party, the court may, if it is satisfied that the right to discovery or inspection sought depends on the determination of any issue. अगर कोर्ट को लगता है कि वो डिपेंड कर रहा है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इशू और क्वेश्चन इन डिस्प्यूट, तो कोर्ट या डिजायरेबल है कि ये क्वेश्चन इन डिस्प्यूट या इशू ये पहले डिसाइड हो, तो कोर्ट विल ऑर्डर कि ये पहले डिसाइड हो एंड द कोर्ट विल रिजर्व द क्वेश्चन as to the discovery or inspection. This is the meaning of premature discovery. One is non-compliance with the order for discovery. Very important this. तो अगर पार्टी को कोर्ट ने ऑर्डर किया इंटेरोगेटरीज आंसर करने के लिए या डिस्कवरी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए एज वी हैव सीन, तो वेयर एनी पार्टी बट पार्टी फेल कर गई ऐसे ऑर्डर के साथ कंप्लाई करने के लिए, उसने इंटेरोगेटरीज को आंसर नहीं किया या डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस किए फॉर इंस्पेक्शन, तो अगर तो प्लेंटिफ ने ऐसा किया है देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? देन हिज सूट विल बी डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन. अगर डिफेंडेंट ने ऐसा किया है देन हिज डिफेंस विल बी स्ट्रक आउट एंड उसको उसी पोजीशन पे देन ही विल बी प्लेस्ड इन द पोजीशन एज इफ ही हैड नॉट डिफेंडेड.
तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर तो प्लेंटिफ ने ऐसा किया है तो सूट डिसमिस हो जाएगा फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगर डिफेंडेंट ने ऐसा किया है देन हिज डिफेंस विल बी स्ट्रक आउट, डिफेंस जो है वो स्ट्रक आउट हो जाएगा एंड ही विल बी प्लेस्ड इन द पोजीशन एज इफ ही हैड नॉट डिफेंडेड। एंड द पार्टी इंटेरोगेटिंग और सीकिंग डिस्कवरी इंस्पेक्शन वो कोर्ट को अप्लाई कर सकती है फॉर एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। And an order may be made on such application accordingly after notice to the parties and after giving them a reasonable opportunity of appeal. So where an order is made under sub rule 1, अगर कोई ऑर्डर किया गया है सब रूल 1 में dismissing any suit, plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit on the same cause of it. तो अगर सूट डिसमिस कर दिया, ठीक है, प्लेंटिफ ने नहीं कंप्लाई किया एंड द कोर्ट हैज डिसमिस द सूट, देन प्लेंटिफ इज प्रोहिबिटेड, प्लेंटिफ फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। बट हाँ, अगर एंड द पार्टी जो इंटेरोगेटिंग कर रही है या सीकिंग डिस्कवरी इंस्पेक्शन कर रही है वो कोर्ट को अप्लाई कर सकती है कि जो ऐसा ऑर्डर है आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद वो उसको जो है सेट असाइड करवा सकती है। Such an order can be made only after giving notice, ऐसा ऑर्डर सिर्फ नोटिस देने पे हो सकता है एंड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियर करने की टू द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। If the suit is dismissed, he cannot file a fresh suit on the same cause of action. There is an important landmark judgment on this, that is Babbar Sewing Machine versus Trilokinath. So this is order 11 that deals with discovery and inspection. Next is that is admission. This is dealt under order 12. Section 58 of the Indian Evidence Act lays down that the facts जिनको एक बार admit कर लिया that need not be proved, उनको prove करने की जरूरत नहीं। Section 58 of Indian Evidence Act lays down that the facts admitted need not be proved. Admissions may be made before the suit. Admissions जो है वो की जा सकती हैं before the suit और after the filing of the suit. The object of obtaining admissions is to do away with the necessity of proving facts that are admitted. ऑब्जेक्ट क्या है एडमिशंस को ऑब्टेन करने का कि फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती जिनको एडमिशन ऑलरेडी एडमिट कर लिया है। तो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ एडमिशंस, दैट इज एडमिशंस ऑफ फैक्ट्स भी हो सकता है, एडमिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है। रूल 1 सेज दैट एनी पार्टी टू द सूट, कोई भी पार्टी सूट में वो नोटिस दे सकती है बाय हिज प्लीडिंग्स और अदरवाइज इन राइटिंग that he admits the truth of the whole or any part of the case of any other party. तो कोई भी पार्टी किसी भी सूट में वो नोटिस दे सकती है बाय हिज प्लीडिंग्स, लाइक डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट कि वो इतना पार्ट जो है वो केस का एडमिट कर रहा है। एनी पार्टीज यूज दैट मीन्स कि प्लेंटिफ भी कर सकता है, डिफेंडेंट कैन ऑल्सो डू दैट। रूल 2 डील्स विद नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। तो आफ्टर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ईदर पार्टी में कॉल अपॉन द अदर पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को बुला सकती है टू एडमिट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस एनी डॉक्यूमेंट, दूसरी पार्टी को बुला सकती है एडमिट करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस एंड इन केस ऑफ रिफ्यूजल और निग्लेक्ट टू एडमिट आफ्टर सच नोटिस द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी सच डॉक्यूमेंट शेल बी पेड बाय द पार्टी। कॉस्ट कौन बियर करेगी? वो पार्टी बियर करेगी जो निग्लेक्ट कर रही है या रिफ्यूज कर रही है, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स। तो आफ्टर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ईदर पार्टी, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को बुला सकती है टू एडमिट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस
किस चीज के लिए? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम द जेन्यूनेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अगर पार्टी रिफ्यूज करती है, निग्लेक्ट करती है एडमिट करने के लिए नोटिस देने के बाद भी, तो कॉस्ट वो पार्टी बेयर करेगी जो निग्लेक्ट कर रही है या रिफ्यूज कर रही है। रूल 2A सेज दैट एवरी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको पार्टी ने बुलाया टू एडमिट करने के लिए, अगर वो नहीं डिनाई किया स्पेसिफिकली नहीं डिनाई किया, नेसेसरी इम्प्लीकेशन से नहीं डिनाई किया, या फिर उसने एडमिट नहीं किया अपनी प्लीडिंग्स में ऑफ दैट पार्टी और इन हिज रिप्लाई टू द नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, तो उसको ये माना जाएगा कि वो पार्टी ने एडमिट कर लिया है एक्सेप्ट एज अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। एवरी डॉक्यूमेंट, अगर सपोज प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कॉल अपॉन किया टू एडमिट अपॉन द डॉक्यूमेंट्स बाय गिविंग नोटिस, इसने जो है डिनाई नहीं किया स्पेसिफिकली रिगार्डिंग दैट डॉक्यूमेंट, कोई नेसेसरी इम्प्लीकेशन से नहीं, इसने रिप्लाई नहीं दिया, तो ये माना जाएगा कि इसने एडमिट कर लिया है डॉक्यूमेंट्स को। एक्सेप्ट इफ ही इज अंडर डिसेबिलिटी देन दिस विल नॉट अप्लाई, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड require any document so admitted to be proved otherwise than such admission। वेयर अ पार्टी, जहां पे पार्टी अनरीजनेबली निग्लेक्ट कर रही है या रिफ्यूज कर रही है डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के लिए आफ्टर द सर्विस ऑन हिम, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है उसको कॉस्ट पे करने के लिए टू द अदर पार्टी बाय वे ऑफ कंपनसेशन। रूल 4 डील्स विद नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को बुला सकती है राइटिंग में एडमिट करने के लिए फैक्ट्स को, लाइक डॉक्यूमेंट्स को वी हैव सीन। अगर कोई भी पार्टी रिफ्यूज करती है, निग्लेक्ट करती है एडमिट करने के लिए विद इन 6 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, तो कॉस्ट उसको बेयर करने की वो पार्टी पे करेगी जो निग्लेक्ट कर रही है या रिफ्यूज कर रही है। This further says that any admission made in pursuance of notice is to be deemed to be made only for the purposes of a particular suit and not as an admission to be used against the party on any other occasion. So notice to admit documents is dealt under Rule 2. Notice to admit facts is dealt under Rule 3. तो कोई भी पार्टी किसी को भी बुला सकती है किसी भी फैक्ट को एडमिट करने के लिए, कोई भी पार्टी किसी को भी बुला सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के लिए। नोटिस देके दोनों पार्टीज एक दूसरे को बुला सकती हैं। अगर स्पेसिफिकली नहीं डिनायल किया जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने एडमिशन कर ली है ऐसे डॉक्यूमेंट की। एंड अगर कोई रिफ्यूज या निग्लेक्ट करता है उसको एडमिट करने के लिए तो कॉस्ट भी वही पार्टी बियर करेगी जो अनरीजनेबली ऐसा करती है। जजमेंट ऑन एडमिशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी एडमिशंस किसी फैक्ट्स के, इफ दैट हैज बीन मेड ईदर इन द प्लीडिंग्स या अदरवाइज, चाहे ऑरली चाहे राइटिंग में, तो कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, चाहे वो पार्टी की एप्लीकेशन पे या फिर ऑन इट्स ओन मोशन या फिर सुमो मोटो, एंड बिना वेट करते हुए फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन बिटवीन द पार्टीज, कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है हैविंग रिगार्ड टू सच एडमिशन। तो रूल 6 जो है वो एम्पावर करता है कोर्ट को टू प्रोनाउंस अ जजमेंट ऑन द अपॉन द एडमिशंस मेड बाय द पार्टी without waiting for the determination of any other question between the parties. What is the object behind Rule 6? The object of this rule is to enable a party, ये एक पार्टी को enable कर रहा है to get a speedy judgment at least to the extent of the relief to which according to the admission of the opposite party he is entitled. तो अगर पार्टी ने कोई भी चीज एडमिशन ऑफ फैक्ट कर लिया है, चाहे प्लीडिंग्स में, चाहे वैसे, चाहे ऑरली हो, राइटिंग में हो, तो कोर्ट उसके रिगार्डिंग जो है जजमेंट पास कर सकती है बिना वेट करते हुए फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन बिटवीन द पार्टी। तो जब भी कोर्ट ऐसा जजमेंट प्रोनाउंस करती है, whenever a judgment is pronounced, the decree shall be drawn up. तो एक डिक्री ड्रॉ की जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट, एंड डिक्री वही डेट बियर करेगी जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई।
When a judgment is pronounced, a decree shall be drawn up in accordance with the judgment. एंड डिक्री वही डेट बियर करेगी ऑन विच द जजमेंट इज प्रोनाउंस. तो सबसे पहले क्या प्रोनाउंस होती है? कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करता है. देन द डिक्री इज ड्रॉन अप. आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल विद इन 30 डेज जो है कोर्ट को जजमेंट को प्रोनाउंस करना होता है. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में दिस इज 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ट्रायल. दैट मीन्स 30 + 30 दैट कैन बी एक्सटेंडेड. एंड once the judgment is pronounced, the decree is to be drawn up within 15 days. So whenever a judgment is pronounced, a decree shall be drawn up in accordance with the judgment, and decree shall bear the date on which the judgment is pronounced. So this is your rule 6. Next is along with this we'll study that is affidavits under order 19. एफिडेविट्स इज डेल्ट इन ऑर्डर 19. एफिडेविट्स को कहीं भी सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, बट इट कैन बी अंडरस्टूड एज दिस इज अ स्वॉन स्टेटमेंट इन राइटिंग. ये एक स्टेटमेंट है राइटिंग में दैट इज स्पेशली अंडर ओथ, जो कि ओथ के अंडर की जाती है, और एन अफर्मेशन बिफोर एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने. एफिडेविट क्या है? दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स जो कि राइटिंग में किया जाता है, एंड दिस इज स्worn बिफोर अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर ओथ. एवरी एफिडेविट should be drawn up in the first person and should contain only the facts and not the interference. हर एफिडेविट में सिर्फ फैक्ट्स होंगे, ना कि इन्फ्रेंसेस. So there are certain essentials of an affidavit. Affidavit में क्या है? There must be a declaration that is made by the deponent. Writing में होने चाहिए, must be in first person, that must be sworn and affirmed before an authorized officer. तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे ऑर्डर कर सकती है. द कोर्ट में ऑर्डर दैट एनी फैक्ट में बी प्रूव बाय एफिडेविट, कि कोई भी फैक्ट जो है एफिडेविट से प्रूव हो सकता है. एनी कोर्ट में एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन ऑर्डर कर सकती है कि एनी पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, और दैट द एफिडेविट ऑफ एनी विटनेस मे बी मेड एट द हियरिंग ऑन सच कंडीशंस एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल. बट अगर कोर्ट को लगता है कि ईदर पार्टी बोनाफाइडली डिजायर्स द प्रोडक्शन ऑफ द विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, कि नहीं विटनेस कोर्ट में आना चाहिए, बोनाफाइडली डिजायर करता है कि विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड ऐसे विटनेस को प्रोड्यूस किया जा सकता है, देन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड ऑथोराइजिंग द एविडेंस ऑफ सच विटनेस टू बी गिवन बाय एफिडेविट. देन ऐसे पर्सन का एविडेंस जो है कोर्ट ऑथोराइज नहीं कर सकती है कि वो एफिडेविट से दिया जाए. So upon any application may be given by affidavit, but the court may at the instance of either party order the attendance for the cross examination of the deponent. एविडेंस को जो है एफिडेविट पे दिया जा सकता है, बट कोर्ट किसी भी पार्टी के कहने पे ऑर्डर कर सकती है कि नहीं ऐसे विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए. Such attendance shall in the court unless the deponent is exempted from personal appearance in the court or the court otherwise directs. ऐसी अटेंडेंस कोर्ट में आना होगा विटनेस को अनलेस कि उसको पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जाम्प्ट किया गया हो या फिर कोर्ट जो भी डायरेक्शंस देगा. एफिडेविट्स शैल बी कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स एज द डेपोनेंट इज एबल ऑफ हिज ओन नॉलेज टू प्रूव. एफिडेविट्स सिर्फ उन चीज़ों को लेके कन्फाइंड होंगे जो डेपोनेंट को खुद नॉलेज में है, इज एबल ऑफ हिज ओन नॉलेज टू प्रूव, except an interlocutory applications on which the statements of beliefs may be admitted provided that the grounds thereof are stated. जो कॉस्ट है हर एफिडेविट की वो कौन बेयर करेगा? shall be paid by the party filing the same. जो पार्टी उसको फाइल कर रही है वही पार्टी जो है कॉस्ट को बेयर करेगी.
तो एफिडेविट के एक एफिडेविट इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 19. इसके असेंशियल्स क्या है? डेक्लेरेशन बाय द डेपोनेंट. फर्स्ट essential is there must be declaration. Declaration कौन देगा? डेपोनेंट. सेकेंड इज राइटिंग में होना चाहिए. एफिडेविट विल बी इन राइटिंग. इट मस्ट बी इन द फर्स्ट पर्सन. Fourth one is it must be sworn or affirmed. It must be sworn or affirmed before an authorized officer. It must be sworn or affirmed before an authorized officer. So we'll continue this in tomorrow's lecture. Before I end the lecture, learners, there is a special news for all of you. जैसे कि यूपी एंड छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. तो 20th of December से जो है ये बैच स्टार्ट हुआ है 3 months का. यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच एंड यू कैन यूज दिस कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. अगर आप थ्योरी ये बैच ज्वाइन करते हो 3 महीने का, देन आप 3 months के लिए ये टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो. यू कैन गिव द मेजर लॉस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स PYQ सीरीज, प्रीलिम्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मीन्स बेस्ड टेस्ट सीरीज. तो ऑल दीज आर अवेलेबल टू यू. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको लोकल लॉस टेस्ट सीरीज मिलेगी, मीन्स के फुल लेंथ plus judgment writing tests are also available to you. So this is the Prarambh batch. This is for all state judiciary exams जो कि 27 December से start होगा. 18 months का ये batch है and you can just join this batch. ये सारे educators आपको classes these educators will be teaching you. अगर आपको इस batch को join करना है then आपको 18 months की जो subscription है you will get at 58,117 आफ्टर यूजिंग द कोड VB लॉ. अदरवाइज ये सब्सक्रिप्शन आपको 65,000 अप्रॉक्सीमेटली इतने की पड़ती है. अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज वन अनदर बैच यूपी का जो 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस बैच. दिस इज द रिवैम टेस्ट सीरीज जो अनअकैडमी प्रोवाइड करता है. तो ये सारे प्लान्स हैं जिसपे आप अपने मनी सेव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड. एंड अनअकैडमी इज सून गोइंग टू इंट्रोड्यूस करंट अफेयर मैगजीन ऑल्सो. यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल. आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हो. एंड 6:15 पे आज जो है आपका यू हैव अ टेस्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. So you can join that also. Thank you so much, learners. I am just ending the session here only.